अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। और कल से हम गुज़िश्ता रोज़ से आप देख रहे हैं कि हम बजट ट्रांसमिशन कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद तकरीबन कहा जा रहा है कि 5 बजे शाम में बजट 2025-26 पेश कर दिया जाएगा। थोड़े से उसके कदोकाल पे बात कर लेते हैं। कल जो कि खसारा रिपोर्ट पेश की गई वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से, उसमें ये कहा गया कि तकरीबन 6.5 अरब रुपये खसारे का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई सरप्लस के बाद मजमूई बजट खसारा 5,000 अरब के बाद मजमूई बजट खसारा 5,000 अरब के लगभग और वफाकी बजट का हजम जो है वो 17,500 अरब रुपए से ज़ायद होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आपको ये बताएंगे कि दिफाई बजट में 20% तक इजाफा ज़ेर गौर है, जबकि वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब मख्तस किए गए हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर माशियात और टैक्स एक्सपर्ट हैं अब्दुल वहाब एदी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको वेलकम कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और इसके अलावा मेरे लेफ्ट साइड पे हमारे चैनल 5 के डेप्यूटी डायरेक्टर न्यूज़ मौजूद हैं आमिर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी वेलकम कहेंगे स्टूडियो में। अब्दुल वहाब साहब, आपसे शुरू करते हैं कि जो पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि अब जो ये बजट पेश किया जाने वाला है, कल खसारा रिपोर्ट भी पेश कर दी गई, जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें भी उन्होंने कहा कि जो महंगाई की शरह थी 29% से कम होकर 4.6 पे आ गई है। 4.6 4.7 की बात की गई। तो अगर महंगाई में वाक़तन इतनी कमी आई है तो फिर हमने ये भी देखा, क्योंकि अभी बकरीद गुजरी है, तो आपने मवेशी मंडी में इतना लोगों का रश नहीं देखा, लोगों ने इतनी ज़्यादा जानवर नहीं खरीदे, प्लस मार्केटों में आपको रश नहीं मिला। वरना उमूमी तौर पे बकरीद पे कम से कम 2-2:30 बजे रात तक तो मार्केट्स खुली भी होती हैं, लेकिन मार्केट्स बंद हो गई क्योंकि लोग नहीं आ रहे थे। तो जब इतनी सस्ता हो गया, सब कुछ अच्छा का पेश किया गया कल, तो फिर ये क्या वजूहत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल कल ईद का दिन था तीसरा, और ईद के तीसरे दिन हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब औरंगज़ेब साहब ने अपना इकनॉमिक सर्वे और चीज़ें पेश की, अच्छी अच्छी बातें कहीं। कुछ जो आपने पूछा 4.6% जो है हमारी इन्फ्लेशन रेट वो है। देखें, इसमें एक चीज़ ज़ेर गौर है कि आप पिछले 2-3 सालों से देखें तो हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है 29%, 36% रहा। 2 सालों में। इन 2 सालों में लोगों की जो इनकम है वो नहीं बढ़ी उस हिसाब से। इनकम तो वही 5%, 10% बढ़ रही है। अगर इस साल अगर आपने इन्फ्लेशन को 4.6 पर ले भी आए हैं, लेकिन स्टिल जो एक गैप है लोगों का इनकम और एक्सपेंडिचर का, देखिए बिजली महंगी हो गई, बिजली के रेट कम नहीं हुए। बिल्कुल, ठीक है ना। एक आदमी जो कि अगर 1 लाख रुपये महीना कमा रहा है और वो बिजली का बिल भी पे कर रहा है, अपने से 2 बच्चों की वो स्कूल की फीस भी अदा कर रहा है, तो उसके पास बचत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो कहाँ से खर्चे करेगा? बचत कहाँ से होगी? जो है उसमें ही पूरा नहीं हो रहा लोगों का। लोग खुदकुशी पे मजबूर हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो वो सैलरी में तो तनख्वाहदार तबके के लिए तो मौत ही एक तरीके से। आज जो सुबह में मवेशी मंडी खाली हुई, जितने भी व्यापारी आए हुए थे अपने जानवर लेकर, दे आर रनिंग अपसेट कि भाई हमारा जानवर बिका ही नहीं सुबह। और उसकी वजह यह कि एक तो जानवर महंगा चल रहा है। एक बकरा लेने जाओ 10 किलो 15 किलो का 50,000 से कम बकरा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब 50,000 की कुर्बानी ये बंदा कैसे करेगा? लोगों ने हिस्से डाले। जो पहले लोग जानवर करते थे 2-2, 3-3 बकरे या बड़ा जानवर करते थे, अब वो हिस्से डाल रहे हैं। कुर्बानी तो करनी है, फ़र्ज़ है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो मजबूर हो गए हिस्से डालने पर। 15,000, 20-25,000 हिस्सा डाल रहे हैं। ठीक है ना। दूसरा, आप मार्केटें 3 बजे तक खुली हुई है, मार्केट खाली सन्नाटा, कोई आपके पास परचेजिंग पावर ही नहीं बची है। लोग अपनी सेविंग्स कैसे बचाएंगे? बिजली आपने महंगी रखी हुई, 200 यूनिट जो है उससे ऊपर 1 यूनिट ऊपर गया, आपका टैरिफ रेट ऊपर चला गया। ठीक है ना। ऐसे ही है। आपकी स्कूल की फीसें हैं, मेडिकल के एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट ना मेडिकल में कुछ सहूलतें दे रही है, ना एजुकेशन में सहूलतें दे रही है, ना इनकम उस तरह से बढ़ रही है लोगों की, ना एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को वो सहूलतें हैं। इवन स्टिल आपकी एक्सपोर्ट के हवाले से जो फिगर्स आई थी कि एक्सपोर्ट में हमारी ग्रोथ हुई है 16% की, मैं कहूँगा वो 16% की ग्रोथ के बाद भी जो एक्सपोर्ट्स अचीव हुई हैं वो 27 अरब डॉलर है। वी आर स्टिल आउट ऑफ पार। 2 साल पहले आपका जो एक्सपोर्ट्स थे वो तो 35 अरब डॉलर के हैं। ठीक है ना। आप उसको जो है 27 पर लाकर कह रहे हो कि हमने एक अच्छा टारगेट अचीव किया। नहीं, अभी भी आपके बहुत गैप मौजूद है। आपको नई मार्केट एक्सप्लोर करनी है, इंडस्ट्री को आपको सहूलतें देनी है, रिलीफ देना है। जब तक आप इंडस्ट्री को बिजली सस्ती नहीं करोगे, इंडस्ट्री को आप रिलीफ नहीं दोगे, आपकी इंडस्ट्री बूस्ट नहीं करेगी। इंडस्ट्री बूस्ट नहीं करेगी तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा।
और रोज़गार नहीं मिलेगा तो जो परचेजिंग पावर जो आपको नज़र आ रही लोगों की वो डिस्टर्ब रहेगी। बिल्कुल ठीक है, आपसे मैं एग्रीकल्चर पे भी आऊँगी, लेकिन शेख साहब आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि आपसे मैं ये बात कर देखिए, जो सैलरी क्लास है अगर हम उसका अभी पिछले 2 साल का अगर हम परसेंटेज निकालें तो तकरीबन इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 111% जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने माइग्रेट किया। क्यों? क्योंकि आप जो 35% टैक्स, उसके ऊपर फलाना टैक्स, फिर मज़ीद उसके ऊपर टैक्स, लेकिन उसके बरक्स ये जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं या जो रिटेलर्स हैं वो उनको टैक्स इस्तना हासिल हुआ है, यानी ना वो कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर भी वो टैक्स पे नहीं कर रहे, क्योंकि आप या हम अगर हम 10 रुपये टैक्स देते हैं तो वो 60 पैसे टैक्स दे रहे हैं। तो ये इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन तो कहाँ स्टैंड कर रहा है एक आम आदमी कि वो आगे मज़ीद इस टैक्स का बोझ किस तरीके से जो है वो पूरा संभाल सकता है। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि जब पिछली दफ़ा कहा गया कि जी 50-60% जो है ब्रिलियंस जो है वो टैक्स को, चलो आप फॉर द से साइड 70% कर लें, तो उसका अगर आप कैलकुलेशन करें तो 350 अरब होना चाहिए था, या चले बढ़ा के 450, लेकिन अब इस साल के एंड तक वो 580 अरब तक चला जाएगा। तो आम आदमी तो मर गया है। देखिए, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया मुझे इसमें बात करने का। देखिए, जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ मुश्किल आ रही है वो यही है, वो जो जिसकी पतली गर्दन है, मैं उसे आम फैम में बात करूँगा कि ये जो तनख्वाहदार तबका है ये इसकी पतली गर्दन है। आप अपने जो कॉर्पोरेट सेक्टर में सब लोगों को कह देते हैं कि जी आप बैंकिंग के थ्रू जो है ना इनको तनख्वाह दें, तो अब वो जब बैंक के थ्रू आती है तो वो जितनी आपकी तनख्वाह होती है उसमें पूरा टैक्स कटता है। इनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं। अब देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो या ताजर हो, किसी की दुकान है, किसी की मिल है, किसी वो तो हज़ार रास्ते ढूंढ लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की मिसालें हैं जिन्होंने अंडर इन्वाइसिंग की और उन्होंने जनाब अरबों रुपए कमाए, अरबों रुपए बचाए अपने टैक्स के। तो लेकिन तनख्वाहदार तबका है उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसको तो आपने जो तनख्वाह देनी है उस तनख्वाह में से उसने अपना जो है ना वो टैक्स अदा करना है। अच्छा, आप उसी पे ही टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। अब ये होना तो ये चाहिए था कि डिस्ट्रीब्यूशन होती, टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है, टैक्स नेट में लोगों को लाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि सिर्फ टैक्स बढ़ाए जाएं। अब जैसे मैं कभी बात करता हूँ बिजली के बिल की, तो वो टैक्स एक्स्ट्रा टैक्स यानी पता नहीं कौन कौन से टैक्स हैं जिनके टैक्स समझ भी नहीं आता हमारे आदमी को कि आखिर किस मद में और किस चीज के फ्यूल अब मसला ये है कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में, मतलब आप वो तो एडिशनल है, यू कैन टैक्स के अलावा एडिशनल फ्यूल एडजस्टमेंट, उसके अलावा भी बात कर रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा जो है ना वो टैक्स जो है ना वो पे करें। अब मसला ये आ रहा है कि अगर हम ये देखें कि आप एक टैक्स नहीं, इस पर कोई इनकार नहीं है कि बगैर टैक्स के नहीं चल सकती, लेकिन मसला ये है कि टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी FBR की तरफ से जो नॉन फाइलर और फाइलर का इशू चल रहा है, आप ये देखें कि इसमें भी कितनी मसाइल इस वक्त दरपेश हैं। अगर टैक्स नेट बढ़ा देंगे, अब टैक्स नेट में जैसे कल हम बात कर रहे थे ज़री शोबा है ही नहीं, तो अब हम जिनसे टैक्स जो अच्छा खासा यानी पैसा कमाते हैं, जागीरें हैं जिनके अच्छा वो बैठे हुए असेंबलियों में। अभी आज का भी जो बजट होगा अब आप देखें उसमें क्या होगा। और एक और चीज़ है कि देखिए, अगर मैं बिलखुसूस ये PMLN की गवर्नमेंट की बात करूं तो इनके तो ये बड़े फेवरेट हैं ये तमाम जो रिटेलर्स हैं या ये सारे, क्योंकि ये इनका जो वोट बैंक ही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मरियम साहबा ने वो मुफ्ता इस्माइल को भी घर भेज दिया था जहाँ टैक्स की बात आई। फिर उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि जो है जैसे ही अगर टैक्स की बात की जाती है ये हड़तालों पे चले जाते हैं। जब हड़तालों पे चले जाते हैं तो इनके हाथ पांव वो हो जाते हैं कि भाई जी बिल्कुल। मैं आपकी जाने पे आ रही थी। इस साल 11 महीने का जो टैक्स कलेक्शन हुआ है जुलाई से मई तक का, जो सैलरी तबका है उनसे अब तक 600 अरब की टैक्स कलेक्शन हुई है। बिल्कुल ऐसा है। और अगले जो जून का महीना है मजीद 60 अरब का एस्टिमेट है, तो 660 अरब का टैक्स दिया सैलरी क्लास ने इस साल 2024-25 में। इसके कंपैरिजन में देखा जाए ट्रेडर्स ने कितना टैक्स दिया होगा? 30 लाख रुपए नहीं, ट्रेडर्स का जो मजमूई 11 महीने का टैक्स कलेक्शन है वो है 65 बिलियन रुपीस, यानी सिर्फ 65 अरब रुपए है। 65 अरब टैक्स दिया ट्रेडर्स ने और सैलरी क्लास ने दिया 600 अरब। तो आप यही जो हम बात रेशो कर रहे देखो, दिस इज नॉट राइट। नहीं, और ऑब्वियसली जमीन और आसमान का फर्क है सर, यही तो बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम कल जो बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर जो है
उसमें वहाँ तो कोई टैक्स नेट में है ही नहीं, क्योंकि सारी कैश में उनकी सारी डीलिंग होती है। प्लस पाकिस्तान की मैशत जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर इन्हिसार कर रही होती है। लेकिन सर हम तो ये देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो आपका डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। एग्जैक्टली जबकि गवर्नमेंट जो है किसानों की बात कर रही होती है कि जी हम किसानों के लिए रिलीफ जो है वो फराम करेंगे, और कुछ फंड्स की भी बात हो रही होती है, कुछ स्कीम्स की बात हो रही होती है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं, आप कपास का देख लीजिए, आप गंदम की फसल का देख लीजिए, जो डाउनफॉल की तरफ आ रहे हैं, जिसके ऊपर आप मेन आपका जो एक सेक्टर है जिसके ऊपर आप इन्हिसार कर रही है आपकी मैशत, वही आपकी डाउनफॉल जा रही है। कल के इकोनॉमिक सर्वे में खुद जो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं 11% हमारा जो एग्रीकल्चर की जो यील्ड है वो डाउनफॉल में गई है लास्ट ईयर कंपेयर। अगर आपका एक मुल्क जो कि प्योरली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, उसकी अपनी प्रोडक्शन डाउन जाएगी तो आपका सर्वाइवल कैसे होगा? आपको तो नई टेक्नोलॉजी को बेस बनाकर अपनी प्रोडक्शन को डबल करना है। अल्लाह का बड़ा करम है इस पाकिस्तान के ऊपर कि हमारी जो ज़मीन है बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, बिल्कुल ऐसा ठीक है ना। हम अपनी प्रोडक्ट को ना ब्रांड बना पा रहे हैं, ना उसको नई टेक्नोलॉजी से आस्था कर पा रहे हैं, और ना ही उसको प्रोडक्शन बढ़ा पा रहे हैं। आपकी दुनिया में बड़ी डिमांड है, आपकी कपास की डिमांड है, आपके चावल की डिमांड है। बासमती चावल जो हमारा एक ब्रांड है जिससे इंडिया ने चोरी किया था नाम के साथ, जो कि हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किया, ठीक है ना। ये चीज़ें हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर लेक नजर आती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इस चीज़ के लिए बनी नहीं रही कि गवर्नमेंट शोर लाए, एजुकेशन लाए, किसानों को नई टेक्नोलॉजी दे ताकि आपकी प्रोडक्शन बढ़े। 11% लॉस इज अ ह्यूज लॉस। अभी जो टैक्स वाली में बात कर रहा था वो यही बात कर रहा था कि आप टैक्स नेट में लोगों को ला नहीं रहे, इसका मतलब आपका पॉलिसी नहीं है। आप एक टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, 10 रुपये बढ़ा दो, 20 रुपये बढ़ा दो, लेवीज बढ़ा दो, फना बढ़ा दो। अच्छा, आप ये टैक्स बढ़ाते जाएंगे, वो एक जो सैलरी तबका, जैसे आप हम तो ज़्यादातर उन्हीं की बात करते हैं क्योंकि चूँकि हम उसको खुद उससे ताल्लुक रखते हैं, ठीक है ना। हाँ। तो हम तो उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं क्योंकि सारा बोझ तो वो उठा रहे हैं, ठीक है ना। अब इनके पास तो रास्ते हैं अपनी बचत के, वो किस तरह से टैक्स चोरी होता है, क्या होता है, बिल्कुल सारा कुछ है। बिल्कुल, इस पे हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हेडलाइंस का ब्रेक पे जा रहे हैं, फौरन से वापस आएंगे। आपने हमारे साथ रहना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं बजट की स्पेशल ट्रांसमिशन, बजट 2025 एंड 2026, और हमारे साथ स्टूडियोज़ में माहिर माशियात मौजूद हैं और उनसे हम बात कर रहे थे। एडी साहब, ये बताइए कि जो जीडीपी ग्रोथ है उसकी जो उसका जो टारगेट था पिछले साल, वो तकरीबन 3.5% जो है वो बताया गया था, और जो कि असल में जो सिर्फ 2.38% जो है वो हासिल किया गया। तो इस शॉर्टफॉल की क्या वजूहात बनी है? जबकि हम ये देख रहे हैं कि जो कि कल जो सर्वे रिपोर्ट पेश की गई उसमें तो बताया गया कि जी हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं और बहुत से सेक्टर्स में हमने बड़ा अच्छा काम किया है। तो इस शॉर्टफॉल की क्या वजह रही? देखिए, जीडीपी ग्रोथ में हमारी जो मेन जो वजूहत है ना, इसमें आपकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आप नहीं कर रहे, आपकी इकॉनमी जो है वो डिपेंडेंट हो रही है इम्पोर्ट के ऊपर मेनली। हमें अपनी लेबर को काम देना है, ठीक है ना। इस साल तकरीबन 7-8 लाख की करीब लेबर बाहर गई है। वैसे अच्छी बात भी है इतना लेबर का बाहर जाना, क्योंकि आपकी इस साल अगर देखें तो फॉरेन रेमिटेंस की मद में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने $31 बिलियन की जो है वो रेमिटेंस भेजी है पाकिस्तान में, एज़ कम्पेयर विद लास्ट ईयर 24 बिलियन, यानी कि 7 बिलियन का एडिशन, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बिल्कुल। और उसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सरप्लस आया है 1.4 बिलियन डॉलर का इस साल, और हमें मज़ीद और कर्जे लेने पड़ते हैं इस सरप्लस, इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए। तो ये एक तरह से अच्छी बात होती है जब आपकी लेबर बाहर जाती है और आपकी वहाँ से इनकम अर्न करके रेमिटेंस की सूरत में पाकिस्तान में
फंड्स आते हैं, लेकिन जो आपकी लोकल इंडस्ट्री है, जो आपकी यहाँ पर फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, आपके गारमेंट्स वाले हो गए, आपको उनको भी प्रमोट करना है एग्रीकल्चर के साथ साथ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा करते हैं आपके एक्सपोर्ट के अंदर, रेमिटेंसेस के अंदर। जो मैं पहले कह रहा था ब्रेक से पहले कि आपकी 2 साल पहले एक्सपोर्ट $35 बिलियन से इस साल कम होकर $27 बिलियन तक गिर गई है। एज़ कम्पेयर विद लास्ट ईयर बढ़ी है, लास्ट ईयर ये $21 बिलियन थी, इस साल मजीद बढ़कर $25 बिलियन पहुंची है। लेकिन इसको नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट जो कल अनाउंसमेंट हो रही थी कि हमें बढ़ा के इसको 36 या $39 बिलियन तक बढ़ाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इंडस्ट्री को एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। उनकी कॉस्ट में जो है, क्यों देखें एक्सपोर्ट किया है, इट्स अ इंटरनेशनल ट्रेड, आपको इंटरनेशनल प्राइसेस को कम्पीट करनी है। आपका कॉम्पिटिटर में चाइना है, इंडिया है, ठीक है ना, दे ऑल आर वर्किंग फॉर सेल्स, ठीक है ना। आपकी जो बिजनेस सेक्टर है वो डिपेंडेंट है 2-4 मार्केट्स के लिए। लेकिन एजी साहब आप सॉरी फतेह कलामी की माजरत, लेकिन आपने ये देखा होगा कि जब अभी ये जो बजट है, हम ये कहते हैं कि ये IMF की शराइत की बुनियाद पे जो है हमारा बजट बनता है, लेकिन इस दफ़ा आपने देखा कि 2 चीज़ें पैरेलल चल रही थी। IMF ने ज़ाहिर है हमें लोन भी दिया, लेकिन चाइना ने और सऊदी अरब ने ये मतलब पाकिस्तान के सामने ये बात रखी थी कि अगर तो IMF आपको लोन दे देता है तो फिर हम भी आपको लोन देने के लिए तैयार हैं। तो इस सारी चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तो एक वक्ती एक आपका टेम्प्रेरी रिलीफ है ना। लोन लेकर आपने अपनी जो ऑक्सीजन ली है कुछ वक्त के लिए, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ना। हम बात करते हैं परमानेंट सोल्यूशन की। परमानेंट सोल्यूशन होता है 5 ईयर 10 ईयर प्लान। इस गवर्नमेंट के पास 5 ईयर्स 10 ईयर्स का प्लान नहीं है। आप हर साल लोन ले रहे हैं, $2 बिलियन $4 बिलियन, आपको जो 2 ममालिक आपको कर्जा दे देते हैं, आपका जो कर्जा रोल ओवर कर देता है चाइना आपको हर साल। दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। आपका ठीक है, इस साल आपने इन टर्म्स ऑफ डॉलर नए कर्जे नहीं लिए एज सच, लेकिन इसमें मेनली जो इम्पैक्ट आया वो आपका फॉरेन रेमिटेंस की वजह से आया। अगर फॉरेन रेमिटेंस ना होती इस $7 बिलियन की, तो आप $6 to $7 बिलियन डेफिसिट में थे, आपको मजीद और कर्जे लेने पड़ते और मजीद शराइत के अंदर जाना पड़ता। तो असल सवाल ये है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ आनी है बजट में, कि वो अपनी आगे क्या मतलब शो कर रही है 5 ईयर्स के लिए, कि इस डेफिसिट को कैसे कम करना है, अपने एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाना है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने तो कह दिया कि हमारा टारगेट है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे $39 बिलियन तक, लेकिन कैसे बढ़ाएंगे? एक्सपोर्टर्स के लिए क्या रिलीफ है? लास्ट ईयर उन्होंने एक्सपोर्टर्स को फाइनल टैक्स रिजीम से निकाल के मिनिमम टैक्स में ले गए। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी प्रोजेक्ट जो आ रहा है उसमें जो एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं, जो न्यूज़ आ रही है कि जो टैक्स लग रहा है एक्सपोर्टर्स पर 2% का, ये बढ़ा के 3% पे ले जाएंगे मज़ीद। और तो इससे तो एक्सपोर्टर्स आपका डिमोरलाइज होगा। आपने एनर्जी के अंदर उनको सब्सिडी नहीं दी इंडस्ट्री को, तो एक्सपोर्ट आपकी कैसे बढ़ेगी? पॉलिसीज नहीं है, कहने से और करने से फ़र्क पड़ता है। ठीक है एजी साहब, आप बिल्कुल सही पॉइंट रेज करें, लेकिन हमने इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है आयशा, जो कि नुमाइंदा 5 न्यूज़ हैं, उनसे जान लेते हैं क्योंकि वहाँ पे वो मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं वो क्या सूरत हाल देख रहे हैं। आयशा मौजूद है आप हमारे साथ, तो बताइएगा कि आप तो वहाँ पर ग्राउंड पे मौजूद हैं, लोगों का क्या कहना है इस हवाले से, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आवाम को इस साल के बजट से? जी बिल्कुल, इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। बहुत से जो वजारतें हैं उनके सेक्रेटरीज भी मौजूद हैं, इसके अलावा पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं। एक तरफ जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास चल रहा है, तो दूसरी जानिब काबीना का इजलास जो है वो भी चल रहा है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी बजट के हवाले से जो है वो खिताब कर रहे हैं। इस हवाले से जो बजट तैयार किया गया है उस पर ब्रीफ किया गया वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से, और वज़ीर आज़म ये जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बजट जो है इसमें अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशिश की जाएगी, और बजट में रहते हुए अवाम की फलाह बहबूद के लिए भी कायम किया जो है काम किया जाएगा। लेकिन अगर इसके बरक्स देखें तो इस बजट में हमें टैक्सेस की भरमार नजर आ रही है, और यहाँ पर जो सरकारी मुलाजमीन है खासतौर पर वो हमें बहुत ज्यादा मायूस नजर आ रहे हैं। इस हवाले से जो सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन है उन्होंने भी आज एहतजाज किया है, और उनका ये कहना है कि 10% तनख्वाहों में इजाफा जो है बहुत ही मामूली इजाफा है, क्योंकि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। शेयर फरोनोश वैसे ही अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। इसके अलावा अगर बिजली की बात करी जाए, गैस और पेट्रोल की बात करी जाए, तो उनके भी चार्जेस जो है वो काफी ज्यादा हाई हैं, और इस तनख्वाह में उनके लिए गुजारा जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जितने भी हमें सरकारी मुलाजमीन नजर आ रहे हैं
उनके जो चेहरे हैं वो हमें मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि 10% तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, फिर जराये से ये खबर आई कि 6% तनख्वाहों में इजाफा जो है वो ज़ेरे हो रहा है। लेकिन आपको ये बताते चले कि जो 6% इजाफे का जो ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, लेकिन हमारे जराये का कहना है कि 10% तक इजाफा जो है वो मुमकिन हो सकता है। और ये आयशा लेकिन अभी भी 10% तनख्वाहों में इजाफे का जो है वो कंफर्मेशन नहीं है। बढ़ाने जाने की तजवीज़ ज़रूर थी, लेकिन उससे कम की भी तजवीज़ दी गई थी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो 10% भी अगर इजाफा हो जाता है, चले अगर हम मान लेते हैं कि 10% इजाफा हो जाता है, लेकिन जो टैक्सेस की जो भरमार है तो वो तो वहाँ पे उससे ज़्यादा वो एक जो आम कंज्यूमर है या एक आम आदमी है जो सैलरीड तबका है वो तो उससे ज़्यादा टैक्स पे करेगा। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो 6% से बढ़ा के 10% तक की ये जो बात चल रही है, और काबीना में भी इस जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के मामले को रखा गया है, तो मोस्ट जो देखा जा रहा है वो ये है कि 10% तक शायद इजाफा हो जाए। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि 10% इजाफा जो है ये मौजूदा टैक्सेस के हिसाब से बहुत ज्यादा कम है और आवाम जो है वाकई परेशान है। पहले बजट आता था तो लोग जो है थे वो खुशी का इजहार करते दिखाई देते थे कि शायद कोई सब्सिडी हो जाए आवाम के लिए, कोई उनकी खुशहाली के लिए। आशा कभी भी हमारा बजट अवाम दोस्त रहा ही नहीं है, अवाम हमेशा शिकवाई करती नजर आई है। अच्छा, आपकी वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन से बात हुई, वहाँ मौजूद हैं, मुझे ये बताइए कि ये तो बात हो गई सैलरीड तबके की, आम आदमी की, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस है जिन्होंने अपनी तनख्वाहों में खातिर खा इजाफा करवाया, तो जाहिर सी बात है उनकी मराद भी बढ़ जाती हैं, तो वो अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने खर्चों को कम करने के लिए तैयार नहीं है, और तो आम आदमी तो वैसे ही पिस रहा है। जी बिल्कुल, कुछ पार्लियामेंटेरियन से मैंने यही सवाल किया, उनसे पूछा कि आप तो बगैर बहस के अपनी तनख्वाहों में 400 से 600% तक इजाफा कर लेते हैं और आवाम के लिए आप जो है वो इतनी बहस के बाद भी 10% की मंजूरी के लिए वो बड़े आप समझते हैं। तो उनका ये कहना था कि हमारे तनख्वाहों में इजाफा तो बहुत देर से होता है, जबकि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हर साल होता है। तो खैर उनका अपना ही एक लॉजिक था, लेकिन अगर बात करें यहाँ पार्लियामेंटेरियन जो थे वो भी कुछ खास हमें अपडेट नजर नहीं आ रहे थे बजट के हवाले से, और उन्होंने कोई खास हमें शेयरिंग नहीं की, खासतौर पर काबीना के रसीन की बात की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा आपका। शेख साहब, क्या खबरें आ रही हैं, आप बताइए। अभी भी 6 से 10% इजाफे के ऊपर बातचीत चल रही है, मतलब कोई ये अथेंटिसिटी नहीं है। मतलब मुझे तो ये खदशा लग रहा है कि 10% के अंदर ही इजाफा होगा, लेकिन आप ये देखें यहाँ 10% बढ़ रहा है। वही कह रहे हैं कि जो सैलरीड तबका या आम आदमी की जो तनख्वाहों में जो इजाफा होता है वो सालाना बेसिस पे होता है, लेकिन आप तो इतनी जम मारते हैं। आप तो मतलब बताइए, आप 90% आपने इजाफे की अपनी तनख्वाहों में, 900%, मतलब 900% किसको कहते हैं? तो आप उनके आप इनकी देखिए, इनके खर्चे नहीं खत्म होते तो मुल्क तो कहाँ स्टैंड करेगा। अभी आप ये देखें कि वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में जो आयशा बता रही हैं सिचुएशन, वो सिचुएशन क्या है, यानी कोई भी किसी तरह से भी मुतमईन नहीं है, किसी को नहीं पता क्या होने जा रहा है। मतलब काबीना एक बैठी हुई, उन्होंने कोई मीटिंग की होगी, उसके अंदर कोई बात हुई होगी, कोई फैसले हुए होंगे, तो अभी तक वो अपनी पार्टी के लोगों तक भी वो नहीं पहुंचा सकें। तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर ये तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों में इजाफा नहीं करते तो देखें ये तो एक और मतलब मुश्किल में आ जाएगा आम आदमी, क्योंकि आम आदमी का प्रॉब्लम है ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े ताजरों, इन सियासतदानों, इनका मसला नहीं है। मसला आम आदमी का है कि अगर आप अभी तनख्वाह में 10% इजाफा करते हैं, लेकिन अगर आपने अभी जैसे दूसरी बात की, एक तरफ तो आपने 10% इजाफा कर रहे हैं, उसके साथ वो जो टैक्सों की भरमार कर रहे हैं उसका क्या होगा, वो तो उससे ज़्यादा जो है ना वो टैक्स लग जाएंगे। तो अभी ये सूरत हाल जो है, हमें भी ऐसा लगता है जैसे आपने भी कहा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी हमारा जो है ना वो बजट अवाम दोस्त हो, तो ये बड़ा मुश्किल है। ये बड़े अभी गोरख धंधा है, देखें ये फिगर्स का, अभी थोड़ी देर में 24 करोड़ आवाम के जो है ना वो के मुस्तकबिल का फैसला करेगी ये पार्लियामेंट या ये जो हमारी हुकूमत है, वो देखते हैं कि वो क्या रिलीफ देती हैं 24 करोड़ आवाम को, जिसमें 65% जो है ना हमारी यूथ है जो जिसकी कोई सिमत नहीं है। अभी जैसे यदि साहब ने कहा कि हमारे पास पॉलिसी नहीं है, कल हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी नहीं है हमारी, जो हमारी पॉलिसियाँ होती हैं उनमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, कोई उसका कंटिन्यूटी नहीं रखते। जो गवर्नमेंट आती है वो अपना जो है ना वो पॉलिसी लेकर आती है, पिछली पॉलिसी को छोड़ देती है। इससे
ना सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क जो सरमायाकारी हो रही होती है वो भी हमारी मुतासर होती है। तो अभी जो सबसे बड़ी चीज़ हमें करने की है बजट के हवाले से, जैसे साहब ने फरमाया कि एक तो रेमिटेंस आ रहे हैं, उसके साथ एक्सपोर्ट आपने बढ़ानी है। अच्छा, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो कम करनी पड़ेगी। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए आपको बिजली, तवानाई, इनकी कीमतें नीचे लानी पड़ेंगी। अगर आप ये कीमतें नीचे नहीं लाएंगे, देखिए लेबर, कल भी बात हुई कि लेबर हमारी सबसे सस्ती है, लेकिन हमारे पास जो एक्सपोर्ट को चलाने के लिए जो टूल्स हैं वो कहाँ हैं, वो कितने महंगे हो रहे हैं। तो उस तरफ भी इनको तवज्जो देनी पड़ेगी। पॉलिसी के बगैर मेरा ख्याल है कि हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जैसे मिसाक मईशत की बात की जा रही है, तमाम स्टेक होल्डर्स को बशमूल तमाम जमातों को बिठा के उनके साथ एक ये मिसाक मईशत करना चाहिए, ताकि जो है ना ये जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं कम से कम वो कंटिन्यू रहे, वो कंटिन्यू हो सके। अच्छा अब्दुल वहाब साहब, ये बताइए कि जो अगर हम उसकी बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की, तो उनकी जो सब्सिडीज़ हैं वो कम की गई हैं, तो इसका जो है जो इम्पैक्ट है वो कंज्यूमर पर या इंडस्ट्रीज़ पर आपको क्या लग रहा है कि किस हद तक आएगा? इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँ, जो अभी न्यूज़ आ रही हैं इस बजट के हवाले से कि पिछले 2-3 सालों से हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि हमें अपनी पब्लिक को सोलर तरफ ले जाना है, सोलर एनर्जी तरफ। लोगों ने सोलर पैनल्स लगाए, अपने सोलर एनर्जी लगाए। अब इस बजट में प्रपोजल आ रहा है कि सोलर पैनल्स पर 18% GST लागू किया जाएगा। ये मतलब कि डिस्करेजिंग, जो जिन्होंने लगा लिया सो लगा लिया। अब जो लोग सोच रहे हैं लगाने के लिए, सोलर की तरफ जाने सोच रहे हैं, अब उनके लिए ये चीज़ महंगी हो जाएगी। दूसरा एक और सजेशन जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो इनके जो रेट्स हैं सोलर वालों के, जो बिजली दे रहे हैं रिवर्सल के अंदर, वो रेट कम किए जाएँ। 26 रुपीज़ से कम करके इसको 10 या 12 की कोई तजवीज़ आ रही है। अगेन दिस इज़ डिस्करेजिंग। आपका मुल्क एनर्जी क्राइसिस में है, आपको एनर्जी प्रोडक्शन मिल रही है, आपको रेट्स कम करने के लिए उनको मोटिवेट करना है कि आपके जो कंज्यूमर्स हैं, होम कंज्यूमर्स, हाउस कंज्यूमर्स आपके, वो सोलर की तरफ शिफ्ट हों, ताकि आपकी बिजली जो है वो सब्सिडाइज होकर इंडस्ट्री को जा सके। लेकिन ये पॉलिसीज़ वो हैं जो कि इसको डिस्करेज करेंगी, ठीक है ना। सेकेंडली जो आपका पॉइंट था एनर्जी के हवाले से, जी एनर्जी सेक्टर, देखिए एनर्जी सेक्टर में जो हमारे पिछले एग्रीमेंट्स जो IPP से हुए हैं, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा लॉस चल ही रहा है मुसलसल काफ़ी सारी चीज़ों के हवाले से। न्यूज़ तो ऐसे बहुत सारी है, आपने कहा पॉलिसीज़ के हवाले से मैं एक बात ऐड करूँ, हमारा मुल्क इस वक्त एट वार है, वार ऑफ इकनॉमी। इस वक्त पूरी दुनिया इकनॉमिकल वार के अंदर शामिल है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो ट्रम्प साहब हैं, इन्होंने टैरिफ वार शुरू कर दी है, हमारे मुल्क पर भी टैरिफ लगाया, इंडिया पर टैरिफ लगाया, हमारा एक वफ्द जा भी रहा है इस हवाले से, टैरिफ के हवाले से वर्क करने के लिए। तो ये एक ग्लोबल इम्पैक्ट है टैरिफ का इकनॉमी का, तो हमें इकनॉमी के लिए वर्किंग करनी है। बहुत अच्छी बात उन्होंने आमिर भाई ने कही कि पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट नहीं है। आज एक पार्टी हुकूमत में है, उनकी एक पॉलिसीज़ हैं, 2 साल बाद इलेक्शन होंगे, नई पार्टी आएगी, नई पॉलिसीज़ होंगी, पिछली गवर्नमेंट की जो भी अच्छी पॉलिसीज़ को अंडू कर दिया जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जिससे आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो डिस्करेज होता है, बिल्कुल डिस्करेज होता है, डिस्करेज होते हैं आपके। ठीक है, सही बात कर रहे हैं कि इस तरह से जो एक आम आदमी भी डिस्करेज हो रहा है। और बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब एरिया आपका। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो रहा है। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपके भी टाइम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, और फिर हम बजट जब पेश हो जाएगा उसके बाद फिर मज़ीद ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।